अध्याय 61 सत्य का खुलासा। एक भाई ये अब हम क्या करें? मेरा मतलब इन लाशों से है। ली यून ने ये जियाओ से पूछा कि 3 सूखी लाशों को दया से देखते हुए क्या करना चाहिए। ये लोग उन्हें लूटने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने ये जियाओ, ली यून और अन्य 4 को मारने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वे खुद मारे गए। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही ली यून ने पूछा, ये जियाओ के बजाय उसके एक साथी ने उत्तर दिया। ये जियाओ ने भी अपने चारों ओर देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि वर्तमान में इस जगह को छोड़ना एक सही विकल्प है। हमने इन लोगों के साथ लड़ते समय बहुत अधिक हंगामा किया है। ये निश्चित रूप से अन्य प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा। चलो अन्यथा इस जगह को छोड़ दें। अगर हमारा फिर से प्रतिभागियों के किसी अन्य समूह से सामना हुआ तो इस जगह से सुरक्षित निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहने के बाद ये जियाओ और ली यून का समूह तेजी से उस जगह से निकल गया और कई लंबे और छोटे पेड़ों से घिरे एक स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मानो ये जियाओ को कुछ याद आ गया। उसने ली यून की ओर देखा। ली यून, जो भारी चोटों के कारण अभी भी बहुत कमजोर था, को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। वह पीछे मुड़ा और पाया कि ये जियाओ उसकी ओर देख रहा है। वह भ्रमित हो गया और भ्रमित होकर ये जियाओ की ओर देखने लगा, लेकिन ये जियाओ उसे घूरता रहा। अचानक ली को भी समझ आ गया कि ये जियो उसे इस तरह क्यों देख रहा है, इसलिए ली यून ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। हालांकि यह जगह चारों ओर से घिरी हुई है कई पेड़ों के पास, लेकिन यह अभी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये जियाओ ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। वह ये भी समझ गया कि यह जगह अभी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हें खुद को ठीक करने के साथ साथ गोल्डन जॉइंट एप्स की जोड़ी से लड़ते समय खोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को भी वापस पाने की जरूरत थी। वे सभी फिर से आगे बढ़ने लगे और कुछ समय बाद उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी मिली। उसमें एक छोटी सी गुफा थी। उन्होंने कुछ समय के लिए उसमें आश्रय लिया और आराम करने लगे। वे पहले से ही बहुत थके हुए थे और चोटों के कारण उनका बहुत अधिक खून भी बह गया था। इसलिए उन्होंने कुछ सामान्य उपचारात्मक गोलियां निकाली और खा लीं। कुछ समय बाद जब उनकी चोटें ठीक होने लगीं, तो उन्हें भी कुछ आराम महसूस हुआ और वे सो गए। जब ली यून ने अपने साथियों को सोते हुए देखा, तो उसने राहत की सांस ली और फिर ये जियाओ की ओर मुड़ा और कहा, तो भाई ये मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। हर चीज। सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग ये फैन और मुझसे जुड़ी हर चीज। ये जियाओ ने उसकी ओर देखते हुए गहराई से कहा। सब कुछ। ओम। ली यून ने ये जियाओ की बात दोहराई और फिर एक लंबी सांस ली। हाँ सब कुछ। ये जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर मैं सच कहूं तो वास्तव में इस कहानी में आपका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ केवल एक परिवर्तनशील चीज हैं जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। ये जियाओ को समझ नहीं आया कि ली यून क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, मैं 5वें बुजुर्ग ये फैन से शुरू करता हूँ। मुझे लगता है कि आप ये पहले से ही जानते हैं कि उनकी मृत्यु तब हुई जब वह किसी तरह के मिशन को पूरा करने के लिए सिल्वर मून संप्रदाय से बाहर गए थे। ठीक है। हाँ, दरअसल वह किसी तरह के मिशन को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि खजाना खोजने के लिए निकला था। एक खजाना। ली यून ने जो कहा उससे सुनकर ये जियो दंग रह गया। उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, जब 5वें बुजुर्ग ये फैन बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा था कि वह एक मिशन के कारण बाहर जा रहे हैं और वह जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन बाहर जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आया। हाँ, एक खजाना। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्या आपने कभी अग्नि आत्मा के बारे में सुना है? ली यून ने फिर पूछा। एक अग्नि आत्मा, फायर सोल नाम सुनकर ये जियाओ फिर से दंग रह गया। उन्हें जो मालूम था उसके अनुसार फायर सोल के अस्तित्व के बारे में पूरे देश में कुछ सर्वोच्च रुतबे वाले लोगों को ही पता होना चाहिए। फायर सोल के बारे में किसी आम इंसान को जानकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ वह जो कुछ भी जानता था वह गलत साबित हुआ।
ली यून ने जो कहा उससे सुनने के बाद उन्हें समझ आया कि न केवल ली यून बल्कि ब्लैक ब्लेड संप्रदाय और सिल्वर मून संप्रदाय के कई बुजुर्ग फायर सोल के अस्तित्व के बारे में जानते थे। जब ली यून ने ये जियो का स्तब्ध चेहरा देखा तो उसने सोचा कि ये जियो को फायर सोल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए उसने ये जियो को फायर सोल के बारे में समझाना शुरू कर दिया। फायर सोल एक खजाना है जो किसी को अग्नि प्रकार के हमलों की शक्ति बढ़ाने में मदद करता है और यह किसी को आग से हमला करने की अनुमति भी देता है, भले ही उसने अग्नि प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल विकसित न किया हो। इतना ही नहीं, ये कीमिया और में भी मदद करता है। इस वजह से कई कीमियागर इस पर अपना हाथ जमाने का सपना देखते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये किस प्रकार की अग्नि आत्मा थी जिसे पांचवा बुजुर्ग ये फैन लेने गया था? ये जियो ने ली यून से पूछा। किस प्रकार की अग्नि आत्मा? आपका क्या मतलब है? ली यून हैरान था। जब ये जियाओ ने ली यून के चेहरे पर हैरान भाव देखा तो वह समझ गया कि ली यून को फायर सोल का पूरा ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा, छोड़ो और जो पहले कह रहे थे वही जारी रखो। ली यून ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वह कुछ पूछना चाहता था लेकिन किसी तरह उससे निपट गया और नहीं पूछा। तो फायर सोल वह खजाना था जिसे पांचवा बुजुर्ग ये फैन प्राप्त करने गया था। वह आपके लिए इस फायर सोल को प्राप्त करना चाहता था। ली यून ने फिर से ये जियो पर बम विस्फोट किया। मेरे लिए। फिर से ये जियाओ स्तब्ध रह गया और उस दिन की याद ताज़ा हो गई जब पांचवा बुजुर्ग ये फैन किसी मिशन को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाला था। अध्याय 62 सत्य का खुलासा 2। फिर से ये जियो स्तब्ध हो गया और उस दिन की याद दिला दी जब पांचवा बुजुर्ग ये फैन किसी मिशन को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाला था। उस दिन बाहर जाने से पहले वह ये जियाओ के पास गया और उससे कहा कि वह कुछ मिशन पूरा करने के लिए बाहर जा रहा है और जब वह वापस आएगा तो वह ये जियाओ को एक बड़ा आश्चर्य देगा। उस समय ये जियाओ बहुत खुश हो गया और पांचवें बुजुर्ग ये फैन की वापसी का इंतजार करने लगा लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। वापस सिर्फ उनकी मौत की खबर आई। जब ये जियो ने पांचवें बुजुर्ग ये फैन की मौत की खबर सुनी तो वह बहुत देर तक रोता रहा। और उस दिन के कुछ समय बाद झोयान औषधि उद्यान में उसकी तलाश करने आया और उसे अपंग कर दिया। और उसके बाद उसे सिल्वर मून संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया और एक बार फिर झोयान ने उस पर हमला किया जब वह ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में था। उस समय ये जियो ने आपदा से लाभ उठाया और स्वर्गीय मोती प्राप्त किया। उस क्षण से सब कुछ बदल गया। हाँ, वह आपको उपहार के रूप में देने के लिए अग्नि आत्मा की तलाश में गया था। लेकिन पांचवें बुजुर्ग ये फैन अकेले नहीं थे जो इस खजाने को पाने के लिए गए थे। ग्रैंड एल्डर और सिल्वर मून संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग के रूप में साथ ही मेरे ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग भी इस फायर सोल पर अपना हाथ पाने के लिए गए थे। दरअसल उन सभी को इस फायर सोल के बारे में खबर एक रहस्यमय व्यक्ति से मिली। मुझे नहीं पता कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है लेकिन ये रहस्यमय व्यक्ति ही था जिसने फायर सोल के बारे में खबर बताई। इसलिए वे सभी प्रयास करने गए। उनकी किस्मत अच्छी होगी और वे इस खजाने पर हाथ डालेंगे। झोयान भी सिल्वर मून संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग के साथ गया था और उसकी तरह मैं भी अपने ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग के साथ वहां गया था। लेकिन हम पहले ही देर कर चुके थे क्योंकि पांचवें बुजुर्ग ये फैन ने पहले ही फायर सोल प्राप्त कर लिया था लेकिन उसे इसे नियंत्रित करने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही थी। इसलिए उसने उस फायर सोल को एक जेड बोतल के अंदर बंद कर दिया। ये देखकर ग्रैंड एल्डर और दूसरे एल्डर सिल्वर मून संप्रदाय और मेरे ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग ने हाथ मिलाया और उसे एक साथ घेर लिया। उन्होंने उसे फायर सोल को छोड़ने के लिए कहा लेकिन पांचवें बुजुर्ग ये फैन ने ऐसा नहीं कहा। वह अग्नि आत्मा आपको उपहार के रूप में देना चाहता था। जब चार बुजुर्गों ने देखा कि पांचवा बुजुर्ग ये फैन फायर सोल को बाहर निकालने की योजना नहीं बना रहा है तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और वह उनसे लड़ते हुए मर गया। और फिर पांचवें बुजुर्ग ये फैन की मृत्यु के बाद सभी चार बुजुर्ग आपस में लड़ने लगे। अंत में सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने लड़ाई जीत ली और अग्नि आत्मा प्राप्त कर ली। लेकिन उन्होंने अग्नि को बरकरार नहीं रखा। आत्मा अपने लिए लेकिन अपने शिष्य झोयान को उपहार के रूप में देने से उसे इसके साथ विलय करने में मदद मिली।
जब झो यान ने उस फायर सोल के साथ विलय की प्रक्रिया पूरी की तो वह पहले से ही क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार था। चूंकि सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग की मृत्यु उनके कारण हुई, झो यान ने भविष्य में किसी भी परेशानी से सुरक्षित रहने के लिए सभी को आपको मारने का सुझाव दिया। इसलिए उन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपको अपंग कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप गिर गए ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर एक चट्टान से गिरकर मर गया। ली यून ने अंततः अपनी कहानी समाप्त की और इसे समाप्त करने के बाद उसने ये जियो की ओर देखने के लिए फिर से अपना सिर उठाया। और इस समय सच सुनने के बाद ये जियो गुस्से से भर गया। वह इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। अत्यधिक क्रोध से भरा हुआ उसका चेहरा देखकर ली यून डर गई। एक बार फिर उन 3 दयनीय व्यक्तियों की मृत्यु की पूरी प्रक्रिया उसके मन में उभर आई। वह याद करके थोड़ा कांप उठा। इस समय पूरी गुफा में सन्नाटा ही सन्नाटा था। काफी देर बाद ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह ली यून की ओर मुड़ा और कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम भी 5वें बुजुर्ग ये फैन की मौत में शामिल थे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहने के बाद ये जियाओ गुफा से बाहर निकला और क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर पागलों की तरह भागने लगा। ली यून, जो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, जब उसने ये जियो को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा तो वह सीधे जोर से बूम के साथ जमीन पर बैठ गया। उसने तभी राहत की लंबी सांस ली जब उसने पुष्टि की कि ये जियाओ यहाँ नहीं है और शायद वह वापस नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ ये जियाओ पागलों की तरह जंगल में भाग रहा था। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह कोहरे की घनी परत के करीब नहीं पहुंच गया। जब उसने अपने सामने कोहरे की घनी परत देखी तो उसे होश आया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की लेकिन अब भी वह अपनी भावनाओं पर काबू पाने में नाकाम रहा। फिर वह अपने घुटनों के बल बैठ गया, आकाश की ओर देखा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए जोर से चिल्लाया, आ है। ये चीख इतनी तेज थी कि क्लाउड स्मोक जंगल के अंदर के सामान्य जीव जंतु जिन्होंने भी यह चीख सुनी डर गए। पक्षी पेड़ों से निकलकर आकाश में उड़ने लगे। यहां तक कि कुछ प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर भी डर गए और वे हर दिशा में तेजी से भागने लगे। कुछ समय बाद ये जियाओ फिर से खुद को शांत करने में कामयाब रहा। फिर उसने एक निश्चित दिशा की ओर देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने दांत पीस लिए और कहा, बड़े बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और झो यान, आप सभी बस मेरे बदला लेने की प्रतीक्षा करें। एक दिन मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और वह दिन होगा आपके जीवन का आखिरी दिन हो। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग, मेरी मौत का दिन दूर नहीं है। अध्याय 63, जिज्ञासु लिनहाओ। क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर सभी प्रतिभागी अधिक से अधिक रैंक 2 जादुई जानवरों का शिकार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कई प्रतिभागियों को भारी चोटें आई और उनमें से कुछ की मौत भी हो गई। कुछ लोग जादुई जानवर से लड़ते हुए मर गए और कुछ अन्य प्रतिभागियों के हाथों मर गए। क्लाउड स्मोक जंगल की गहराई में एक युवक आगे चल रहा था और उसके सामने कोहरे की मोटी परत से बनी एक दीवार थी। वह कोहरे की घनी परत के पार जाकर ये देखने की योजना बना रहा था कि इसके पीछे क्या है, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, एक निश्चित दिशा से किसी के जोर से रोने की आवाज गूंजी। वह रुक गया और उस दिशा की ओर देखने लगा जहां से उसे किसी की तेज चीख सुनाई दी थी। उसने महसूस किया कि यह भ्रमित करने वाला था क्योंकि वह उस रोने में कई भावनाओं को मिश्रित महसूस कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति जंगल के अंदर जोर जोर से रोने लगा। इस रोने की आवाज से उसे एक बात समझ में आ गई और वह ये कि वह व्यक्ति इसलिए नहीं रोया क्योंकि उस पर किसी ने घात लगाई थी या वह मरने के कगार पर था। अत्यधिक क्रोध और असहायता के कारण वह रो पड़ा। उस नवयुवक को मन ही मन बड़ी उलझन महसूस हुई, इसलिए उसने कोहरे की घनी परत की दीवार के पार प्रवेश करने का विचार त्याग दिया और उस दिशा में चलने लगा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले उन्हें ज्यादा देर तक पैदल नहीं चलना पड़ा। वहां उसने देखा कि एक युवक घुटनों के बल बैठा है परंतु उसका सिर ऊपर उठा हुआ है और वह आकाश की ओर देख रहा है। वह उस युवक के पीछे खड़ा था जो घुटनों के बल बैठा था और इस वजह से वह उस युवक का चेहरा नहीं देख सका, इसलिए उसने उसके पास चलने का फैसला किया।
वह युवक के पास आया और उसका चेहरा देखा जो बेहद गुस्से, बेबसी और अनिच्छा से भरा हुआ था। लिन हाओ। ये जियाओ अभी भी आसमान की ओर देख रहा था जो कई बड़े पेड़ों और उसकी शाखाओं के कारण कुछ हद तक अस्पष्ट था, जो हर दिशा में फैल रही थी और आकाश को ढक रही थी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वह तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि जो युवक उसके पास आया था वह कोई और नहीं बल्कि लिन हाओ था। आप मुझे जानते हैं? लिन हाओ ने लगभग बिना किसी भावना के पूछा। ये जियाओ भी जल्दी से खड़ा हो गया और चूंकि उसका मूड अभी भी बहुत खराब था इसलिए उसने भी भावुक होकर जवाब दिया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, आपको कौन नहीं जानता। इतना कहने के बाद ये जियाओ ने अपने सामने देखा और कोहरे की मोटी परत से बनी दीवार देखी। लिन हाओ भी ये जियो के जवाब से दंग रह गए। उसके उत्थान के क्षण से, चाहे वह कोई भी हो, हर किसी ने हमेशा उसके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किया। हर कोई उसका अनुग्रह प्राप्त करना चाहता था। किसी को भी उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का साहस नहीं हुआ। यहाँ तक कि एजियो ड्रैगन देश के सम्राट ने स्वयं उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और उसे कई लाभ देकर शाही परिवार में शामिल कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एजियो ड्रैगन देश में कहीं भी गया, सभी ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था और वे चीजें भी दी जो उसे नहीं चाहिए थी। उसने यहाँ तक सोचा कि पूरे एजियो ड्रैगन कंट्री में ऐसा कोई नहीं है जो उसके साथ अभद्र व्यवहार करेगा और उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उन्हें उतनी ही भावहीनता से जवाब दिया जितना तब होता था जब उन्होंने उस व्यक्ति से यह जानने के बाद भी सवाल पूछा था कि वह कौन है। वह कैसे आश्चर्यचकित न हो। उसने ये जियाओ को गहराई से देखा, लेकिन ये गुस्से के कारण नहीं बल्कि जिज्ञासा के कारण था। उसे ये जियाओ के बारे में उत्सुकता महसूस हुई। वह ये जियाओ को तब तक घूरता रहा जब तक ये जियाओ उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। लेकिन उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। छी! वो शख्स कोहरे की घनी परत में घुस गया। लिन हाओ को अचानक समझ आया कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह युवक जो कुछ देर पहले उसके सामने खड़ा था, कोहरे की घनी परत में गायब हो गया। क्या उसने मुझे यूं ही नजरअंदाज कर दिया? ये जियो के व्यवहार से लिन हाओ फिर से आश्चर्यचकित हो गए। ताकत बढ़ने के बाद वह अपने जीवन में जिस किसी से भी मिला, उसने उसके लिए कई निरर्थक और सार्थक काम करके उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जंगल में एक युवक जिससे वह अभी मिला, उसने उसकी पहचान जानने के बाद भी उसे नजरअंदाज कर दिया। लिन हाओ को नहीं लगा कि ये जियाओ इतना मजबूत है, लेकिन उसने कोहरे की मोटी परत में प्रवेश करने का साहस किया। तो वह, जो पहले से ही ओरिजिन कोर दायरे का मार्शल आर्टिस्ट बनने की कगार पर है, उस युवक को कैसे पीछे छोड़ सकता है? वह भी तेजी से चलता हुआ कोहरे की घनी परत में घुस गया। जैसे ही वह उस मोटी परत में घुसा, उसे लगा कि उसे दिशा का कोई ज्ञान नहीं रह गया है। लेकिन वह क्या कर सकता था? वह पहले ही अंदर आ चुका था, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। वह चलता रहा और बहुत देर तक चलता रहा, तभी उसने अपने सामने प्रकाश की एक छोटी सी किरण चमकती देखी। वह तेजी से आगे बढ़ा और अंततः कोहरे की घनी परत को पार करते हुए बेहद घने जंगल में दिखाई दिया, जहां उसे एक कदम भी आगे बढ़ाने में कठिनाई महसूस हुई। वह जानता था कि वह अभी भी क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इस समय किस स्थान पर खड़ा है। वह पीछे मुड़ा और सामने कोहरे की घनी परत देखी। फिर वह उस युवक की तलाश में इधर उधर घूमा जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया और कोहरे की घनी परत में घुस गया और पहले यही दिखाई दिया, लेकिन वह उसे ढूंढने में असफल रहा। इसलिए उसे तुरंत लौटने का मन होने पर भी वह नहीं लौटा और उस व्यक्ति को ढूंढते हुए आगे बढ़ गया। अध्याय 64 दीवार के पार। लिन हाओ उस युवक की तलाश में घूमा जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया और कोहरे की घनी परत में प्रवेश कर गया और पहले यहां दिखाई दिया, लेकिन वह उसे ढूंढने में असफल रहा। इसलिए उसे तुरंत लौटने का मन होने पर भी वह नहीं लौटा बल्कि उस व्यक्ति को ढूंढते हुए आगे बढ़ गया। बूम! गर्जन! अचानक उसने युद्ध की आवाज के साथ साथ एक जादुई जानवर की दहाड़ भी सुनी। लिन हाओ तेजी से उस दिशा में भागा जहां से वह आवाज आई थी और जब वह पास पहुंचा तो उसने एक बार फिर उस युवक को देखा,
जो जादुई जानवर की लाश से जानवर का कोर निकालने में व्यस्त था। वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह उनके करीब नहीं पहुंच गया। उसने पहले ये जियाओ को देखा और फिर जादुई जानवर की लाश को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर था जिसे आयनबैक एप के नाम से जाना जाता था। आयनबैक वानर अपनी रक्षा के लिए जाने जाते थे। आयनबैक एप्स की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लोहे जैसी पीठ और बेहद मजबूत रक्षात्मक शक्ति है। और इस वजह से क्यूई कंडेंसेशन दायरे के मार्शल कलाकार आमतौर पर आयनबैक एप से बचते हैं क्योंकि इन वानरों का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। और इससे लिन हाओ को और भी आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि आयनबैक एप की लाश पर उसके सिर के अलावा कोई अन्य घाव नहीं था। और उसके सिर में भी एक ही घाव था जैसे उसे किसी चीज से छेदा गया हो। इस समय लिन हाओ को भी समझ आ गया कि उसके सामने वाला युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने फिर से ये जियो को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसे भी एक बात पर उलझन महसूस हुई। और बात यह थी कि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि ये जियाओ जैसे व्यक्ति को इस तरह रुलाने का कारण क्या रहा होगा। तुम यहाँ क्यों हो? ये जियाओ ने भी लिन हाओ की ओर देखा और उसे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जब वह कोहरे की घनी परत से बनी दीवार में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि लिन हाओ यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल विपरीत थी। लिन हाओ ने न केवल प्रवेश करने का साहस किया बल्कि उसे ढूंढ भी लिया। ओह, मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया हूँ, लिन हाओ ने कहा और फिर से यह भावनाहीन स्वर में था। मेरे लिए? क्यों? ये जियाओ भी इस बात को लेकर उत्सुक हो गया कि लिन हाओ उसे क्यों ढूंढ रहा था। कोई खास बात नहीं। बात बस इतनी सी थी कि जंगल में मैंने किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी और जब मैं उस तरफ चला तो पाया कि वह तुम हो। और फिर तुम यहाँ दाखिल हुए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। इस समय लिन हाओ के भावहीन चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। लिन हाओ की उपस्थिति के पीछे का कारण जानने के बाद ये जियो फिर से आश्चर्यचकित हो गया। तो यह ऐसा ही है। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। आप मुझे पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं लिन हाओ हूं और आप हैं। लिन हाओ ने फिर से अपना हाथ पकड़कर पूछा। ये जियो? लिन हाओ ने भी जवाब में अपना हाथ जोड़ लिया और हैरान हो गया कि लिन हाओ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। आपने इस आयनबैक वानर को मार डाला है ना? लिन हाओ ने बंदर की लाश को देखा और पूछा। हाँ, क्यों? शायद आप नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि आयनबैक वानर कभी अकेले बाहर नहीं आते। वे हमेशा जंगल में जाने के लिए एक समूह बनाते हैं और आमतौर पर उनके समूह का नेता हमेशा तीसरी रैंक का आयनबैक वानर होता है। आपने एक आयनबैक वानर को मार डाला यहाँ, इसका मतलब है कि हमारे पास निश्चित रूप से आयनबैक का एक समूह होगा और इस आयनबैक ऐप की अंतिम दहाड़ के कारण वे जल्द ही यहाँ आएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप तुरंत इस जगह को छोड़ दें, अन्यथा यह एक आपदा होगी। हम लिन हाओ ने समझाया। ओह, क्या ऐसी कोई चीज है? ये जियाओ को यहाँ अचानक पकड़ लिया गया। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। गर्जन गर्जन गर्जन। अचानक आयनबैक वानरों की कई दहाड़ें जंगल में गूंज उठी और ठीक उसी समय कई पेड़ों के लुढ़कने की आवाज गूंज उठी। अरे, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी करो, भागो, ये जियाओ और लिन हाओ ने एक ही समय में कहा और वे आयनबैक वानरों के समूह से लड़ने से बचने के लिए जंगल में गहराई तक भागने लगे। लेकिन जैसा कि ये जियाओ ने कहा, पहले ही देर हो चुकी थी। अनेक लोहवान वानरों ने उन दोनों को घेर लिया और उन पर दहाड़ने लगे। तभी उनमें से एक बड़ा आयनबैक वानर लाल आंखों के साथ उनकी ओर चला। ये वानर अन्य आयनबैक वानरों से बड़ा था। ये 3 मीटर लंबा वानर था। उसने पहले अपने साथी की लाश को देखा और फिर उन 2 युवकों को देखा जो पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। गर्जन। ये जियाओ और लिन हाओ पर भी गरजा। ये वास्तव में आयनबैक एप्स के समूह का नेता था, तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर। गर्जन गर्जन गर्जन। बड़े वानर को दहाड़ते देख बाकी सभी वानर अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटते हुए उन पर दहाड़ने लगे। अब क्या करें? ये जियाओ घबराए बिना नहीं रह सका।
वह कभी भी जादुई जानवरों के समूह से घिरा नहीं था और उसने कभी भी एक साथ दो से अधिक जादुई जानवरों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। जादुई जानवरों के एक समूह की तो बात ही छोड़ दें, जहां 20 से अधिक आयनबैक वानर थे। चलो लड़ाई करें। लिन हाओ ने केवल 2 शब्द कहे, लेकिन इन शब्दों ने ये जियो को अवाक कर दिया। यार, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि यहाँ 20 से अधिक आयनबैक वानर हैं? चलिए मान लेते हैं कि हम किसी तरह इन वानरों से निपटने में कामयाब हो गए, लेकिन हमारे सामने इतने बड़े वानरों का क्या होगा? ये तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर है। यह अकेले 10 से अधिक दूसरी रैंक के आयनबैक वानरों के बराबर है। ये जियाओ का अवाक चेहरा देखकर लिन हाओ को भी कुछ समझ आया और उसने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब है, मैं पहले नेता से लड़ूंगा और आप अन्य वानरों को रोकने की कोशिश करेंगे। जब मैं इन वानरों के नेता को समाप्त कर दूंगा तो मैं आऊंगा और आपकी मदद करूंगा, सभी दूसरी श्रेणी के आयनबैक वानरों को मार डालूंगा। इस तरह हम न केवल इन वानरों से निपटने का प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि हम इससे बड़ी कमाई भी करेंगे। अध्याय 65 लड़ाई शुरू। ये जियाओ का अवाक चेहरा देखकर लिन हाओ को भी कुछ समझ आया और उसने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब है, मैं पहले नेता से लड़ूंगा और आप अन्य वानरों को रोकने की कोशिश करेंगे। जब मैं इन वानरों के नेता को समाप्त कर दूंगा तो मैं आऊंगा और आपकी मदद करूंगा, सभी दूसरी श्रेणी के आयनबैक वानरों को मार डालूंगा। इस तरह हम न केवल इन वानरों से निपटने का प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि हम इससे बड़ी कमाई भी करेंगे। ये जियाओ फिर से अवाक रह गया। 22 से अधिक रैंक के आयनबैक वानर हैं। मैं इतने सारे वानरों को कैसे रोक सकता हूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं? इसके बारे में चिंता मत करो। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं इन आयनबैक वानरों के नेता को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। तुम्हें बस थोड़े समय के लिए उन्हें रोकना होगा। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मेरा मतलब है कि भले ही मैं दूसरे दर्जे के जादुई जानवर से बहुत आसानी से निपटने में सक्षम हूं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब 1 या 2 दूसरे दर्जे के जादुई जानवर हों। और यहाँ कहानी अलग है। यदि हमारे युद्ध शुरू करने के तुरंत बाद आप इन वानरों के नेता को मारने में सक्षम नहीं थे, मैं इन वानरों के हाथों मर जाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त हूं। ठीक है, तो इस बार मैं आप पर विश्वास करूंगा। वैसे भी हम पहले से ही घिरे हुए हैं और यहां से लड़ाई के बिना कोई रास्ता नहीं है। ये जियाओ ने आह भरी और लिन हाओ द्वारा बनाई गई योजना का पालन करने के लिए सहमत हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और सेक्रेट फिंगर आर्ट की पहली चाल को अंजाम देते हुए आयनबैक वानरों के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। ये जियाओ को देखकर वानरों का नेता गुस्से में दहाड़ने लगा और वह भी ये जियाओ की ओर भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह ये जियाओ के करीब पहुंचता, एक आकृति उसके सामने आई और उस पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। आक्रमण आता देख वानरों के नेता के पास कोई विकल्प नहीं बचता। ये केवल आने वाले हमले को रोक सकता है और उससे बच सकता है। और ऐसे ही लिन हाओ और तीसरी रैंक के आयनबैक ऐप के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी ओर ये जियाओ भी दूसरी श्रेणी के आयनबैक वानर के सामने आया और उसने सफलतापूर्वक उसकी खोपड़ी को छेद दिया। जो वानर जाकर अपने नेता की सहायता करना चाहते थे, वे अपने एक साथी की मृत्यु देखकर रास्ते में ही रुक गए। वे दोनों हाथों से अपनी छाती पीटते हुए जोर से दहाड़े और फिर वे सभी ये जियाओ की ओर एक साथ कूद पड़े। मैं बहुत परेशान हूं। दूसरी श्रेणी के सभी जादुई जानवरों को एक साथ अपनी ओर कूदते देखकर उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वह भागने लगा, लेकिन गुस्साए वानरों ने ये जियाओ को भागने का कोई मौका नहीं दिया। वे उसके चारों ओर प्रकट हुए और अपने हाथों से हमला किया। स्वर्ग के पंख दिव्य ड्रैगन को निगलने वाले। कोई अन्य विकल्प न होने पर ये जियाओ ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की क्षमता का उपयोग किया। उसकी पीठ के पीछे अद्भुत सुनहरे पैटर्न की नक्काशी के साथ काले पंखों की एक बहुत ही सुंदर जोड़ी दिखाई दी और फिर वह आकाश में कुछ मीटर ऊपर उड़ गया। एक उड़ान प्रकार का मार्शल आर्ट कौशल और उसके शीर्ष पर एक उच्च रैंक। जब लिन हाओ, जो आयनबैक एप्स के नेता के साथ लड़ रहे थे, ने ये जियो के पीछे के पंखों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। वह महसूस कर सकता है कि यह कोई सामान्य मार्शल आर्ट कौशल नहीं बल्कि एक उच्च कोटि का कौशल था।
उन्होंने सोचा कि शायद ये हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक फ्लाइंग टाइप मार्शल आर्ट कौशल था। उसके पास ये जियाओ के पंखों को ध्यान से देखने का समय नहीं था क्योंकि वह अभी भी नेता तीसरी रैंक के आयनबैक वानर से लड़ रहा था। आयनबैक वानरों का नेता उस पर झपटा। जब लिन हाओ ने विशाल आयनबैक वानर को अपनी ओर झपटते देखा तो उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इस तीसरी रैंक के आयनबैक ऐप की तुलना करें जो ओरिजिन कोर दायरे के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था, उसकी अपनी ताकत में थोड़ा सा भी फायदा नहीं था। उसने तुरंत अपने पैर चकमा देकर किनारे कर दिए। उसी समय उसके हाथ में मौजूद तलवार भी आयनबैक वानर की ओर बढ़ी। श्वा आयनबैक ऐप का हमला स्वाभाविक रूप से चूक गया क्योंकि लिन हाओ उसके हमले से बचते हुए एक तरफ चला गया। उसी समय उसकी तलवार उसकी बांह पर लगने में कामयाब रही, जिससे एक उथला निशान रह गया। गर्जन अपनी बांह में दर्द महसूस करते हुए आयनबैक वानर और अधिक क्रोधित हो गया। ये सीधे घूम गया और अद्भुत गति से लिन हाओ की वर्तमान स्थिति की ओर कूद गया। उसकी विशाल हथेलियों की जोड़ी पर नुकीले नाखून खंजर थे जो लिन हाओ के सिर पर वार कर रहे थे। इतनी तेज गति! आयनबैक एप्स के नेता के इस हमले को देखकर लिन हाओ भी हैरान रह गए। लेकिन इस संबंध में जैसे कि लिन हाओ पहले से ही तैयार था, वह तुरंत पहले संभावित क्षण में कुछ कदम पीछे हट गया। उसने तुरंत अपनी तलवार से उसकी आंखें छेद दी। आयनबैक वानर फिर से लिन हाओ को कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रहा और अपनी गति के कारण वह लिन हाओ के आने वाले हमले को रोकने में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि तलवार उसकी एक आंख में घुस गई थी। गर्जन अत्यधिक दर्द के कारण वह जोर से दहाड़ने लगा। लिन हाओ ने भी जल्दी से अपनी तलवार वापस खींच ली और कुछ दूर पीछे हट गया। आयनबैक वानर ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंख ढक ली और जब अन्य वानर जो अभी भी ये जियाओ को पकड़ने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, जो वानरों को व्यस्त रखने के लिए जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ रहा था, वे तुरंत पीछे मुड़े और अपने नेता की ओर देखा और जोर से दहाड़ने लगे। गर्जन गर्जन सभी आयनबैक वानर उस मानव को मारने में मदद करने के लिए अपने नेता की ओर भागने लगे जिसने उनके नेता को घायल करने का साहस किया था। ओह नहीं! ये जियाओ भी समझ गया कि स्थिति खराब हो गई है, इसलिए उसने शाप दिया और तुरंत अपनी पवित्र फिंगर आर्ट से आयनबैक ऐप में से एक पर हमला कर दिया। उसकी उंगली एक आयनबैक वानर की पीठ में घुस गई और वह आयनबैक वानर तुरंत जमीन पर गिर गया, लेकिन अन्य बंदरों ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वे अभी भी अपने नेता की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 66 आयनबैक वानरों को मारना। लिन हाओ ने भी यह स्थिति देखी। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, लगता है मुझे वह कदम उठाना पड़ेगा। उसने अपनी तलवार घुमाई और उसे अपनी छाती के करीब लाया और अपने दूसरे हाथ से उसे सहलाया। अचानक उसकी तलवार तीव्र लाल रोशनी के साथ चमकी। उस पल मानो लिन हाओ का पूरा शरीर एक विशाल तलवार की रोशनी में बदल गया था, जो आयनबैक ऐप के नेता की ओर दौड़ रहा था। दानव वध तलवार, एक ही वार में राक्षसों का वध! लिन हाओ जोर से चिल्लाया। तलवार की रोशनी में भयानक और तेज शक्ति थी, जो तीसरी श्रेणी के आयनबैक वानर पर हमला कर रही थी। आयनबैक वानर को भी अपनी ओर एक भयानक शक्ति का आते हुए महसूस हुआ। वह चकमा देकर भागना चाहता था, लेकिन दो बज चुके थे। ये भागने में सफल नहीं हो सका। उसे सीधे कमर से दो टुकड़ों में काट दिया गया। गर्जन उसने अपनी आखिरी दहाड़ निकाली जो अनिच्छा और घृणा से भरी थी और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ओह! लिन हाओ ने भी एक लंबी सांस छोड़ी। जब ये जियाओ ने ये देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह लिन हाओ की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। तो ये लो ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट तकनीक की शक्ति है। ये वास्तव में मेरे सीक्रेट फिंगर आर्ट से बिल्कुल अलग स्तर पर है, जो केवल एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल है। गर्जन 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 जब आयनबैक वानरों के नेता की मृत्यु हो गई तो सभी आयनबैक वानर जो अपने नेता की मदद के लिए उसकी ओर दौड़ रहे थे, अपने रास्ते में ही जम गए। और जब वे वापस होश में आए तो वे बहुत क्रोधित हुए और लिन हाओ पर दहाड़ने लगे। उन्होंने लिन हाओ पर आक्रमण करते हुए अपनी गति तेज कर दी। आप उनके लिए किस लिए खड़े हैं? जल्दी करें और जितना हो सके उतने आयनबैक वानरों को मारें।
लिन हाओ ने ये जियाओ पर जोर से चिल्लाया जब उसने देखा कि वह उनके पास खड़ा है और उसे मूर्ख की तरह देख रहा है, और फिर वह आने वाले आयनबैक वानरों की ओर दौड़ पड़ा। जब ये जियो ने लिन हाओ की बात सुनी तो उसे भी होश आ गया और वह आयनबैक एप्स की ओर उड़ गया। पीछे और सामने दोनों तरफ से लिन हाओ और ये जियो ने अपना नरसंहार शुरू कर दिया। आयनबैक वानर मुख्य रूप से लिन हाओ पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये जियो ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने प्रत्येक हमले के साथ एक आयनबैक वानर को मारना शुरू कर दिया। दूसरी ओर लिन हाओ भी उस पर हमला करने आए हर आयनबैक वानरों को मार रहा था और उन्हें एक ही हमले में मार डाला। कुछ ही समय बाद उन दोनों ने दूसरी श्रेणी के सभी आयनबैक वानरों को मार डाला। सभी आयनबैक वानरों को मारने के बाद उन्होंने उनमें से जानवर का मूल निकाल लिया और आधा आधा आपस में बांट लिया। तीसरी रैंक के आयनबैक ऐप का केवल जानवर कोर ही बचा है। लिन हाओ और ये जियाओ दोनों ने इसे देखा और फिर एक दूसरे को देखने के लिए अपना सिर उठाया। लिन हाओ बोलने ही वाले थे कि उन्होंने ये जियाओ को ये कहते हुए सुना, तुम वही थे जिसने नेता को मार डाला था, इसलिए तुम उसके जानवर को अपने पास रखो। ये जियाओ की बात सुनकर लिन हाओ आश्चर्यचकित रह गए। वह तीसरी रैंक के जानवर कोर का मूल्य जानता था। वह इसे बिना किसी प्रयास के कई औषधीय जड़ी बूटियों से भी बदल सकता है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि ये जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शब्द कहे हैं। यदि यह कोई अन्य पुरुष होते, भले ही उन्होंने लिन हाओ को उसके नाम और स्थिति के कारण इसे रखने के लिए कहा हो, लालच निश्चित रूप से उनकी आंखों से देखा जाएगा। लेकिन उसे ये जियाओ से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो ये जियाओ को इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। खैर ये भी सच था। ये जियाओ को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। वह एजियो ड्रैगन देश के कई समृद्ध कुलों से पहले से ही अमीर था। धन संपदा के मामले में केवल 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार की ही उससे तुलना की जा सकती थी। और ऐसा नहीं था कि तीसरे रैंक के बीस्ट कोर को प्रतियोगिता के इस दौर के लिए गिना जाएगा। लिन हाओ ने कुछ नहीं कहा और तीसरी रैंक के आयनबैक ऐप के जानवर को अपने पास रखा। सब कुछ हो जाने के बाद वे दोनों थोड़ा आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गए। लिन हाओ ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 5वें चरण में एक मार्शल कलाकार के लिए आप बहुत शक्तिशाली हैं। वही आपके लिए भी होगा। ये जियो ने जवाब दिया और कहा, आपसे मिलने से पहले मैंने सोचा था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ मेरे लिए प्रतियोगिता जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं गलत था। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ किसी को भी कम नहीं आंक सकता। अपनी ताकत के साथ आप पहले से ही शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर सकते हैं या शीर्ष 3 में हो सकते हैं, लिन हाओ ने कहा। उसने इस समय ये जियाओ के बेहद खूबसूरत पंखों के बारे में भी सोचा। आपके पास एक बहुत ही दुर्लभ उड़ान प्रकार का मार्शल आर्ट कौशल भी है। लड़ाई के दौरान यदि आप आकाश में उड़ते हैं और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करते हैं, तो वे इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से हार जाएंगे, लिन हाओ ने जोड़ा। मैंने प्रतियोगिता में लड़ने के लिए अपने इस कौशल का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आप इसे पहले ही देख चुके हैं, इसलिए मुझे इसे मेरे लिए गुप्त रखने के लिए आपको परेशान करना होगा। आखिरकार आप जानते हैं, अगर मुझे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना है तो केवल परेशानी होगी, भविष्य में मेरा इंतजार करोगे। ये जियाओ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। वह प्रतियोगिता के दूसरे दौर के दौरान हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन के पंखों का उपयोग नहीं करेगा। लिन हाओ ने उसे गहराई से देखा और अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो। अगर तुम नहीं चाहते कि किसी को इस मार्शल आर्ट कौशल के बारे में पता चले तो मैं इसे प्रकट नहीं करूंगा। जो कोई भी स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के पंख पहले ही देख चुका है या भविष्य में इसे देखेगा, वे सभी यही सोचेंगे कि यह एक उड़ान प्रकार का मार्शल आर्ट कौशल है। कोई भी इसे ड्रैगन से नहीं जुड़ेगा। और केवल इस वजह से ये जियाओ भी राहत में था। अध्याय 67 अजीब प्राणी। ये जियो और लिन हाओ ने कुछ देर वहां आराम करने के बारे में सोचा। आयनबैक वानरों के समूह से लड़ते समय उन दोनों ने बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद की। लिन हाओ अपनी आंखें बंद करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जबकि ये जियाओ भी उससे कुछ दूरी पर बैठ गया।
ये जियो ने अपना सिर घुमाया और आयरनबैक एप्स के नेता की लाश को देखा। वह खड़ा हुआ और उसकी ओर चला, फिर अपना हाथ उसकी लाश पर रखा। लालच से खाना। ये जियाओ को अचानक अपने शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा दौड़ती हुई महसूस हुई। उन्होंने चुपचाप नाइन ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित की। उनकी खेती एक बार फिर बढ़ने लगी और क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के प्रारंभिक 5वें चरण से क्यूई संघनन क्षेत्र के अंतिम 5वें चरण तक पहुंचने के बाद रुक गई। इस क्षण वह सचमुच धन्य महसूस कर रहा था। नाइन ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक वास्तव में स्वर्ग को मात देने वाली तकनीक थी। इसने न केवल ये जियो को अपनी चेतना के समुद्र में 9 ड्रैगन बनाने की अनुमति दी, बल्कि इसने ये जियो को अपनी इच्छानुसार ड्रैगन की सभी क्षमताओं का उपयोग करने की भी अनुमति दी। अपनी चेतना के समुद्र के अंदर स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन का निर्माण करने के बाद ये जियो अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम था। उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की भक्षण करने की क्षमता का कई बार उपयोग किया और बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चाहे वह कितना भी खा ले और कम समय में अपनी खेती बढ़ा ले, कोई कमी नहीं थी। उनकी बुनियाद कभी कमजोर नहीं होगी। हाँ, ये दूसरी बात थी कि वह अपनी बुनियाद को और भी सुदृढ़ और मजबूत करना चाहता था। वह कर सकता है। यह उस पर निर्भर है। आप क्या कर रहे हो? ये देखकर कि ये जियो आयरनबैक एप्स के नेता की लाश को देख रहा था, लिन हाओ को भ्रम हुआ। यह आदमी बंदर की लाश को किस लिए देख रहा है? वह पूछे बिना नहीं रह सका। कुछ नहीं। ये जियाओ पीछे मुड़ा और वहीं लौट आया जहां वह पहले बैठा था और फिर से वहीं बैठ गया। उसने तीसरी श्रेणी के आयरनबैक वानर की लाश से बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही निगल ली थी। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं बचा था, तो वह वहीं आलस्य से बैठ जाता है। इससे पहले उसने दूसरे दर्जे के कई जादुई जानवरों का शिकार किया था और उन्हें मार डाला था, लेकिन उसने उन्हें खाने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि अगर वह खा भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह ऐसे होगा जैसे किसी ने कुएं में पानी की एक बूंद डाल दी हो। केवल जादुई जानवर या किसी अन्य प्राणी को खाने से, जिसकी ताकत उससे कहीं अधिक है, उसे थोड़े या बड़े अंतर से अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिता के पहले दौर की समाप्ति में केवल 3 दिन बचे हैं। ये जियो ने हल्के से कहा और जब लिन हाओ ने उससे सुना तो उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। क्या आप वापस जा रहे हैं? लिन हाओ ने पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ 2 दिन और शिकार करूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। यहाँ कोहरे की दीवार के बाहर दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये भी सच है कि यहाँ बाहर से ज्यादा खतरा है, लेकिन ये ठीक है। लिन हाओ ने सिर हिलाया। मैं दूसरे दर्जे के जादुई जानवर की खोज करने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? ये जियो ने पूछा। नहीं, मैं अकेले ही शिकार करूंगा। चलो प्रतियोगिता के दूसरे दौर में मिलते हैं। लिन हाओ मुस्कुराए। ओह, फिर ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। ठीक है। अलविदा कहने के बाद ये जियाओ ने फिर से दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों को खोजना और मारना शुरू कर दिया। 2 दिनों के बाद ये जियाओ ने जादुई जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया। वह जानवर के कोर की गणना करता है। उसके स्थानिक वलय में कुल 122वीं रैंक का जानवर कोर था। इसका मतलब है कि उसने पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक दूसरी श्रेणी के जादुई जानवरों को मार डाला था, और वहां 5 तीसरी रैंक के जानवर कोर भी थे। इन पिछले 3 दिनों में उसने सिर्फ दूसरी श्रेणी के जादुई जानवर को ही नहीं मारा, उसने तीसरी श्रेणी के 5 जादुई जानवरों को भी मार डाला। 5 तीसरी श्रेणी के जादुई जानवरों को मारने के बाद उसने उनकी ऊर्जा को खत्म कर दिया और अब वह क्यूई संघनन क्षेत्र के 6ठे चरण के चरम पर था। क्यूई संघनन क्षेत्र के 7वें चरण तक पहुंचने से बस 1 कदम दूर था। अब प्रतियोगिता का पहला राउंड खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बचा था। तो ये जियो ने सोचा कि आज रात आराम करने के बाद वह वापस चला जाएगा। हिसाब लगाने पर उसने पाया कि वह जंगल में 100 मील से भी अधिक अंदर घुस आया है। इसे कोहरे की दीवार से काफी दूर माना जा सकता है। अपनी यात्रा में उनका सामना दूसरी और तीसरी श्रेणी के कई जादुई जानवरों से हुआ था।
यहाँ तक कि उसे चौथी श्रेणी के जादुई जानवर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह उनसे बच गया। आखिरकार वह अभी भी चौथी श्रेणी के जादुई जानवर का शिकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे एक छोटी सी गुफा मिली और उसने एक रात के लिए वहां आश्रय लिया। कुछ देर तक गुफा की सफाई करने के बाद वह बाहर गया और कुछ अनाम पहाड़ी पक्षियों से टकराया। हालांकि ये पक्षी कोई जादुई जानवर नहीं थे, फिर भी ये बहुत बड़े थे, लगभग एक सामान्य शुतुरमुर्ग के आकार के। ये जियाओ ने उनका पेट खोला और उन्हें साफ किया। फिर उसने आग लगा दी और उन पक्षियों को भूनना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद एक पक्षी भून चुका है। मांस सुगंधित था। उसने सीधे एक पक्षी का पैर फाड़ दिया और उसे अपने मुंह में चबा लिया। जल्द ही उसका पैर गायब हो गया। फिर उसने पक्षी का दूसरा पैर फाड़ दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। जब वह खाना खा रहा था तो उसने पाया कि एक छोटा सा पीला जीव उसे खुलेआम देख रहा था। ये जियाओ को पता ही नहीं चला कि यह छोटा सा पीला जीव कब यहां आ गया। ये जियाओ ने इसे ध्यान से देखा और पाया कि यह केवल एक वयस्क की हथेली के आकार का था। अधिक संभावना यह है कि यह नवजात शिशु था। ये जियाओ ने अपने चारों ओर देखा और कुछ नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा सा पीला जीव यहां कैसे आ गया। इस समय वह छोटा सा पीला जीव अपनी छोटी आंखों से ये जियाओ को घूर रहा था। नहीं, वही ये जियाओ के बगल में पक्षी को घूर रहा था और साथ ही उसके हाथ में पक्षी के पैर के टुकड़े को भी देख रहा था। हालांकि यह बहुत प्यारा और मजेदार लग रहा था, लेकिन ये बहुत डरपोक था। यह आना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह ये जियो से डरता था। दूर जाने में भी आनाकानी हो रही थी। ये जियो ने इसे देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे प्राणी हो तुम? वैसे तुम भी भावनाओं वाले प्राणी हो। आओ, इधर आओ। अभी भी 2 पक्षी बचे हैं। हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। हाँ हाँ। ऐसा लगता है कि वह छोटा सा पीला जीव ये समझ रहा है कि ये जियो उसे क्या बता रहा था। वह धीरे धीरे ये जियाओ की ओर चला और उससे कुछ मीटर की दूरी पर रुक गया। फिर उसे सावधानी से देखा। छोटे साथी, चिंता मत करो। यहां आओ और भरपेट खाओ। इस छोटे से जीव को इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर ये जियाओ हल्के से हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपने हाथ का लेग पीस उस छोटे साथी की ओर फेंक दिया। लेग पीस को सामने देखकर वह छोटा सा जीव अपना निर्णय लेने में थोड़ा संघर्ष करता नजर आता है, लेकिन आखिरकार वह अभी भी अपने सामने पक्षी के पैर के टुकड़े से ललचा रहा था। ये सावधानी से आगे बढ़ा। जब वह भुने हुए लेग पीस के पास पहुंचा तो उसने अपना सिर उठाया और ये जियाओ की ओर देखा। ये देखकर कि ये जियाओ ने कुछ नहीं किया, उसने भुने हुए लेग पीस को अपने छोटे से हाथ में पकड़ लिया और लेग पीस को एक छोटा सा काट लिया। तभी ये जियाओ ने उसके पूरे स्वरूप को देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह छोटा सा पीला जीव कैसा दिखता था। इसकी शक्ल सामान्य बच्चे जैसी ही थी। 2 हाथ, 2 पैर, गोल छोटा सिर, सब कुछ बिल्कुल एक छोटे इंसानी बच्चे जैसा था। अलग बात यह थी कि इसका पूरा शरीर पीले रंग का था। उसके सिर पर 2 छोटे सुंदर हरे पत्ते थे। यह एक बहुत छोटा प्राणी था, जिसका आकार केवल एक वयस्क मनुष्य की हथेली के बराबर था। इसे ध्यान से देखने पर ये जियाओ को ये भी पता चला कि भोजन करते समय जमीन पर जहां भी इस जीव की लार गिरी, वहां तुरंत एक बेल जैसा छोटा पौधा उगाया। और जब इस जीव की लार घास या किसी छोटे पौधे पर गिरती है तो ये तुरंत अपने आप ही थोड़ा अलग दिखने के साथ ऊंचाई में बढ़ जाता है। जब इस अजीब प्राणी ने लेग पीस को खा लिया तो उसने फिर से उस पक्षी के शरीर को देखा जो अभी भी आग के ऊपर भून रहा था और फिर ये जियाओ को देखा। क्या बिल्कुल आप हैं? ये जियाओ ने चकित होकर पूछा। छी छी। उस अजीब प्राणी ने अपना हाथ उठाया और ये जियाओ के बगल में बैठे पक्षी की ओर इशारा किया और कुछ कहने की कोशिश की। ये जियाओ बेशक समझ गया कि यह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वह कुछ भी प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि इस छोटी लेकिन काल्पनिक जैसी घटना को देखने के बाद वह वास्तव में बहुत सदमे में था। अध्याय 68, दूसरा भक्षक। ये जियाओ इस समय बहुत भ्रमित था। ये छोटा सा जीव वाकई बहुत अजीब था। उसने फिर से भुने हुए पक्षी से मांस का एक टुकड़ा निकाला, लेकिन इस बार उसने उसे उस अजीब जीव के पास नहीं फेंका।
वह मांस का टुकड़ा पकड़े रहा और उस अजीब जीव को अपने पास आकर उसे खाने का इशारा किया। वह विचित्र प्राणी फिर झिझकने लगा, लेकिन फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा जैसे उसे डर हो कि ये जियाओ उस पर हमला कर देगा। जब वह अजीब प्राणी उसके हाथ के पास पहुंचा तो उसने अचानक मांस के टुकड़े पर झपट्टा मारा, उसे पकड़ लिया और वापस वहीं भाग गया जहां वह पहले खड़ा था। अजीब प्राणी की इस हरकत से ये जियाओ फिर से चौंक गया। हालांकि यह बहुत ही छोटा सा जीव था और दिखने में भी बहुत ही हफ्ता था और शायद यह एक नवजात शिशु भी था, लेकिन इसकी बुद्धि बहुत तेज थी। मांस का वह टुकड़ा खाने के बाद उसकी नजर फिर भुनी हुई चिड़िया पर पड़ी। ये जियाओ ने फिर से मांस का एक और टुकड़ा फाड़ा, उसे अपने हाथ में पकड़ा और उस प्राणी को आने का संकेत दिया। वह प्राणी फिर उसके पास आया और मांस के टुकड़े पर झपटा और वापस भाग गया। ये सिलसिला बार बार तब तक चलता रहा जब तक भुने हुए पक्षी का केवल आखिरी छोटा टुकड़ा ही नहीं बचा। इस बार वह विचित्र प्राणी वापस नहीं गया। उसने धीरे धीरे ये जियाओ के पास मौजूद मांस के आखिरी टुकड़े को खा लिया और खाने के बाद उसने फिर से दूसरे पक्षी की लाश को देखा और फिर अपनी नजर ये जियाओ की ओर देखने लगी। ये जियाओ ने फूट फूट कर हंसते हुए कहा, हालांकि आपका शरीर बहुत छोटा है, लेकिन आपकी भूख बिल्कुल भी कम नहीं है। उन्हें भूनने में कुछ समय लगेगा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। ची ची। ये जियाओ ने जो कहा उससे सुनने के बाद उस अजीब प्राणी ने शेष पक्षियों के शरीर को देखा और कुछ कहने की कोशिश की। ये जियाओ को समझ नहीं आया कि यह उससे क्या कहना चाह रहा है, इसलिए उसने फिर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इंतजार करो। इन्हें भूनने में कुछ समय लगेगा। अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो जाकर खाओ। और केवल एक सांस के बाद ये जियाओ का मुंह खुला हुआ देखा जा सकता था। उसने फिर एक चमत्कार देखा। जब ये जियाओ ने उस अजीब जीव से कहा कि अगर हो सके तो वह पक्षी के शरीर को कच्चा खा ले, अगले ही पल उस अजीब प्राणी के दोनों हाथ दो बेलों में परिवर्तित होते दिखे और वह दो पक्षियों के शरीर की ओर बढ़ने लगा। फिर उस लता ने दोनों के शरीर को लपेट लिया और बस उसके बाद वो दोनों लाशें सूखी लाशों में तब्दील हो गईं। केवल बाहरी त्वचा और हड्डियां ही बची हैं। ये देखकर ये जियाओ को आश्चर्य कैसे नहीं होगा। ये बहुत बड़ा संयोग था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये निगलने की शक्ति नहीं है? इस छोटे से जीव में भी निगलने की शक्ति है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ये जियाओ पहले एक पल के लिए चौंका और फिर जोर से चिल्लाया। उसने फिर से उस अजीब जीव को देखा और उसमें कोई बदलाव नहीं पाया। उसने थोड़ी आह भरी और फिर जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उस अजीब प्राणी को देखते ही उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। छोटे भाई, क्या तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? मेरे साथ आओ। तुम्हें जितना चाहो उतना खाने और खाने को मिलेगा। ये जियाओ ने सोचा कि अगर यह जीव कई अन्य शक्तिशाली प्राणियों और प्राणियों को भी खा जाएगा तो क्या होगा? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें विकास की भी असीमित संभावनाएं हैं? उसने तुरंत निर्णय लिया कि इस विचित्र प्राणी को अपने पीछे आने दूंगा और फिर वे दोनों मिलकर इसे मार डालेंगे और खा जाएंगे। वह कैसा जीवन होगा? ची ची। उस विचित्र प्राणी ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ये जियाओ को बहुत खुशी हुई जब अजीब प्राणी उसका पीछा करने के लिए तैयार हो गया। कल हम कुछ और प्राणियों को मार डालेंगे, लेकिन वे कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि जादुई जानवर होंगे। हम कल दूसरे दर्जे के जादुई जानवर का शिकार करेंगे। तुम उन सभी को खा सकते हो। मुझे इन निम्न दर्जे के जादुई जानवरों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आओ यहाँ, मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर ले चलूंगा, तुम्हें वह जगह जरूर पसंद आएगी। उस विचित्र जीव ने सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। उसका हाथ अभी भी लताओं में परिवर्तित था। वे लताएं ये जियाओ की कमर की ओर बढ़ीं और उसे लपेट लिया और फिर उसकी मदद से ऊपर की ओर बढ़ीं और ये जियाओ के कंधे पर आ गईं। जब इसकी बेल ये जियाओ की कमर से लिपटी तो वह पहले तो चौंक गया, इस डर से कि यह जीव उससे निगलने की कोशिश करेगा। वह इसे झटकना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। उन्होंने राहत की सांस ली। उस प्राणी के ये जियाओ के कंधे पर उतरने के बाद उसने उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि यह प्राणी उस जादुई जगह पर जाने के लिए तैयार था जिसके बारे में ये जियाओ ने बात की थी। ये देखकर ये जियाओ ने भी अपना सिर हिलाया और एक मधुर आवाज के साथ गुफा से गायब हो गया।
अंडस्को स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया। अंडस्को सुंदर घास के मैदान के बीच में कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के कंधे पर एक और आकृति थी, लेकिन ये आंकड़ा बहुत छोटा था। ये जियाओ ने अपने चारों ओर देखा और फिर अजीब प्राणी से पूछा, ये कैसा है? क्या यह एक सुंदर जगह नहीं है? ची ची। वह विचित्र जीव एक निश्चित दिशा की ओर देखते ही उत्तेजना में चिल्ला उठा। ये जियाओ ने उसकी निगाहों का पीछा किया और पाया कि वह जंगल की दिशा में देख रहा था। ये जियाओ को यह अजीब नहीं लगा, आखिरकार यह छोटा सा जीव पेड़ों और जंगल से संबंधित था। वह अजीब प्राणी जंगल की ओर भागना चाहता था, लेकिन ये जियाओ ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें कल वापस जाना होगा ताकि हम दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों का शिकार कर सकें। इसलिए अभी कहीं मत जाओ और रुको यहाँ। ची ची। उस अजीब प्राणी का चेहरा पहले तो बेचैनी से भर गया, क्योंकि वह जल्द से जल्द जंगल में जाना चाहता था, लेकिन ये जियाओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह थोड़ा झिझका और अंततः निराश चेहरे के साथ शांत हो गया। वह आलस्य से उसके कंधे से कूद गया और घास के मैदान में खिल रहे खूबसूरत फूलों की ओर चल दिया। फिर वह निराश चेहरे के साथ एक सुंदर फूल के पास जमीन पर बैठ गया और अचानक जैसे उसे किसी विशेष चीज की गंध आई, वह उत्साह में उछल पड़ा। उस विचित्र जीव ने झट से फूल को अपने पास रख लिया और फूल की सुगंध सूंघकर उछलने लगा। ये कुछ देर तक इसी तरह की हरकत करता रहा। ये जियाओ उस अजीब जीव के पास गया और बोला, मुझे पता था कि तुम्हें ये जगह जरूर पसंद आएगी। अब मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ। वह अजीब प्राणी अचानक चुप हो गया, मानो वह ये जियाओ द्वारा उसे कोई नाम देने की प्रतीक्षा कर रहा हो। लिटिल येलो के बारे में क्या ख्याल है? ये जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, ची ची। वह विचित्र प्राणी असंतोष से रोने लगा। ओह, आपको ये नाम पसंद नहीं है? फिर पेड़ मानव के बारे में क्या ख्याल है? ची ची। उस अजीब प्राणी ने असहमति में अपना सिर झुका लिया। फिर मानव वृक्ष। ची ची। पीला पेड़। ची ची। पीली बेल राक्षस। ची ची। तब मैं तुम्हें थोड़ा पीला कहूंगा और यह अंतिम है, ये जियो ने कहा। और इसे सुनने के बाद उस अजीब प्राणी ने फिर से अपना असंतोष दिखाया, लेकिन ये जियो ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर कि ये जियाओ इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, उसने गुस्से में अपने दोनों छोटे पैर जमीन पर पटक दिए और फिर फूल के पास बैठ गया और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगा। ये जियाओ भी ज़ैड लोट्स की ओर चल दिया। वहां जाकर उनका मुंह फिर खुला का खुला रह गया। उन्होंने यहाँ एक ही ज़ैड लोट्स लगाया था, लेकिन अब उनकी संख्या 10 हो गई है और वे सभी चौथे दर्जे की औषधीय जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस घास के मैदान में न केवल औषधीय जड़ी बूटियों को विकसित करने की क्षमता है, बल्कि उन्हें बढ़ाने की भी क्षमता है। अभी 6 दिन ही हुए थे जब उसने तीसरी रैंक का ज़ैड लोट्स यहाँ लगाया था और अब 6 दिन बाद उनमें से 10 हो गए और वे सभी चौथी रैंक के थे। इसे समझना वाकई बहुत मुश्किल था। उन ज़ैड लोट्स को घूरने के बाद ये जियाओ 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल में प्रवेश किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय मोती की दुनिया में कोई सूर्य और चंद्रमा नहीं था, इसलिए यहाँ रात भी कभी नहीं उतरती, लेकिन रहस्यमय ढंग से यहाँ हमेशा रोशनी रहती थी, जैसे कि सूरज सिर के ऊपर हो। ये जियाओ ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे लगा कि लौटने का समय हो गया है। वह 9 स्टोरी पैगोडा से बाहर निकला और ग्रासलैंड में आया। यहाँ उन्होंने लिटिल येलो की खोज की और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लिटिल येलो वर्तमान में फूल के ऊपर सो रहा था और आश्चर्य की बात यह थी कि वह कभी भी फूल से नीचे नहीं गिरा और 4-5 फूल उसे पहरेदार की भांति चारों ओर से घेरे हुए थे। ये जियाओ उसकी ओर चला गया। उसने लिटिल येलो को जगाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लिटिल येलो को छूने वाला था, बिजली की गति से 4 फूलों में से 4 कांटे उसके हाथ की ओर फेंके गए। अध्याय 69 लिटिल येलो की अद्भुत क्षमताएं। ये जियाओ उसके पास गया और उसे जगाने के लिए लिटिल येलो की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लिटिल येलो को छूने ही वाला था, बिजली की गति से 4 फूलों में से 4 कांटे उसके हाथ की ओर फेंके गए। धत्तेरी की आह! ये जियाओ दर्द से चिल्लाया। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। जब वह वहां ज़ैड लोट्स का पौधा लगा रहा था तो उस समय उसने कुछ फूलों को छुआ, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ।
और अब मानो ये 4 फूल उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे थे। उसके दोनों हाथों में कांटे चुभे हुए थे और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों चींटियां उसे काट रही हों। और इसमें सबसे भयावह बात यह थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि न केवल उसके भौतिक शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी काटा जा रहा है। दर्द असहनीय था। वह दर्द से परेशान था और तड़प रहा था। उसे लगा जैसे वह मरने वाला है, लेकिन अचानक कोई रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसी पल सारा दर्द गायब हो गया। एक क्षण के बाद जब उसे महसूस हुआ कि कुछ शक्ति उसकी ओर आ रही है, तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि लिटिल येलो उसके बगल में था और कुछ चिंतित चेहरे के साथ उसे घूर रहा था। केवल जब उसे लगा कि वह अपने शरीर को हिला सकता है तो वह खड़ा हुआ और डर के साथ उन फूलों को देखा। जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसे वहां घावों पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ मिला। जब उसने उन चिपचिपी चीजों को अपने हाथों से छूकर जांचा तभी उसे पता चला कि यह लार थी। छोटी पीली की लार। कल जब वह जंगल में ही था उस समय उसने अपनी आंखों से देखा कि लिटिल येलो की लार पौधों और जड़ी बूटियों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह चोटों को भी ठीक कर सकती है। कुछ समय बाद उसके हाथ के सारे घाव ठीक हो गए और उसके हाथ वैसे ही हो गए जैसे फूलों के कांटे चुभने से पहले थे। छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं उस असहनीय दर्द से मर जाता। जब ये जियाओ ने दर्द के बारे में बात की तब भी उसकी आंखों में एक डर बना हुआ था। ची ची। लिटिल येलो ने थोड़ा खड़खड़ाया और गर्व से अपना सिर उठाया और फिर अपना छोटा हाथ लहराया। उस समय वे 4 फूल, जो अभी भी गार्ड की तरह दिख रहे थे, बिना किसी हलचल के सामान्य स्थिति में लौट आए। वह अन्य सभी फूलों की तरह ही दाएं और बाएं हिलने लगा। ये देखकर ये जियो, जिसने अभी अभी लिटिल येलो को धन्यवाद दिया और उसकी सराहना की, क्रोध से भड़क उठा। उसे अचानक समझ आया कि ये सब लिटिल येलो की वजह से होता है। उसने उस असहनीय दर्द को सहन किया और लिटिल येलो के कारण ही उसे यह पीड़ा झेलनी पड़ी। तुम्हारे कारण ही मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। ये जियाओ गुस्से में चिल्लाया। ची ची। लिटिल येलो ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे समझ ही नहीं आया कि ये जियो क्या चिल्ला रहा था। आप बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूं कि जंगल के उन जादुई जानवरों के विपरीत आपके पास बहुत उच्च बुद्धि है। मैं जो कह रहा हूं उसे आप अच्छी तरह समझ गए। ची ची। इस तरह का अभिनय करना बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुमने उन फूलों की प्रकृति कैसे बदल दी, लेकिन ये जियाओ अभी भी लिटिल येलो पर चिल्ला रहा था जब उसे कुछ एहसास हुआ और वह रुक गया। लेकिन रुको, तुमने उन फूलों की प्रकृति बदल दी, ये जियो ने हल्के से कहा। ची ची। लिटिल येलो ने इस बार सहमति में अपना सिर हिलाया। इसने स्वीकार किया कि इससे कुछ समय के लिए उन फूलों का स्वरूप बदल गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन प्रकार के कांटों से कई जाल बना सकते हैं? यदि यह वास्तव में ऐसा है तो हम न केवल रैंक 2 के जादुई जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते हैं, बल्कि हम तीसरे रैंक और चौथे रैंक के जादुई जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। उस समय उन्हें खाने के बाद मेरी खेती न जाने कितनी गुना बढ़ जाएगी। ये जियाओ तुरंत कई चीजों की कल्पना करने लगा और पागलों की तरह हंसने लगा। ची ची। लिटिल येलो ने ये जियाओ के कपड़े खींचे और अपना सिर हिलाया। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जियाओ ने लिटिल येलो की ओर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा है, इसलिए उसने दोबारा पूछा। लिटिल येलो ने ये देखने के बाद कि ये जियाओ उसे समझ नहीं पाया, उसने फूलों की ओर इशारा किया और फिर अपने हाथों की ओर इशारा किया और फिर अपना सिर हिलाया और फिर से अपना सिर हिलाया। क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो। ये जियाओ को अभी भी समझ नहीं आया कि लिटिल येलो क्या कहना चाह रहा था, इसलिए उससे गुस्सा आ गया। ये जियो की इस प्रतिक्रिया को देखकर लिटिल येलो को भी थोड़ा गुस्सा आया। उसका हाथ तुरंत लताओं में बदल गया, लेकिन इस बार बेल का शीर्ष एक कांटे की तरह था। वह ऊपर उठा और ये जियाओ के हाथ में चुभ गया। आह! तुम क्या कर रहे हो? ये जियाओ दर्द से चिल्लाया। लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। जब ये जियाओ ने ध्यान से ध्यान केंद्रित किया और सुनने की कोशिश की तो उसे अपने मन में एक अस्पष्ट विचार महसूस हुआ।
वह ये जानकर हैरान रह गया कि यह अस्पष्ट विचार लिटिल येलो का था। उसने लिटिल येलो की ओर देखा जो उसे घूर रहा था और फिर लिटिल येलो क्या कहना चाह रहा था उसे सुनने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। मैं, फूल, जाल, कांटा, हाँ, अन्य, नहीं, सिर्फ, कांटा, यहाँ, खास, अलग। ये जियाओ ये जानकर हैरान रह गया कि लिटिल येलो अपने हाथ में बेल को छेद कर उसके साथ मानवीय भाषा में संवाद करने में सक्षम था। मुझे नहीं पता कि लिटिल येलो किस प्रकार का प्राणी है, लेकिन यह वास्तव में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय प्राणी है। उन्होंने इसे 10 या 12 सांसों तक सुना और अंततः इससे कुछ निष्कर्ष निकाला। तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस प्रकार का जाल केवल इन फूलों से ही बना सकते हैं क्योंकि वे विशेष हैं और किसी भी अन्य चीज से अलग हैं। और आप सामान्य पौधों और फूलों से बाहर इस प्रकार की चीज नहीं बना सकते हैं। आप केवल उनके स्वभाव को थोड़ा सा ही बदला जा सकता है। ये जियो ने ये समझने के बाद कहा कि लिटिल येलो उसे क्या बताना चाह रहा था। ची ची। लिटिल येलो ने अपना सिर हिलाया और ये जियाओ के शब्दों की पुष्टि की। ओह, तो ऐसा ही है। ये जियाओ को थोड़ी निराशा हुई लेकिन फिर से उसे खुशी हुई क्योंकि उसे एक रहस्यमय अनुयायी मिल गया। भूल जाओ, चलो चलें। आज प्रतियोगिता के पहले दौर का आखिरी दिन है और हम क्लाउड स्मोक 1 की परिधि से बहुत दूर हैं। हम पहले बाहर की ओर भागेंगे और अगर हमारा सामना किसी जादुई जानवर से होता है जिसका हम शिकार कर सकते हैं, हम उन्हें मार डालेंगे और तुम उन्हें खा सकते हो, ठीक है? ये जियाओ ने कहा और लिटिल येलो की ओर देखा। ची ची। लिटिल येलो ने अपना सिर हिलाया और फिर से बेल वाले हाथों की मदद से उसके कंधे पर कूद पड़ा। फिर ये जियो ने हेवनली पल के अंदर की दुनिया से विदा ली और फिर से छोटी गुफा में दिखाई दिए। फिर वह अपनी पूरी गति से क्लाउड स्मोक 1 के बाहर की ओर दौड़ा। अपने रास्ते में जब भी उसका सामना किसी दूसरे दर्जे के जादुई जानवर से होता तो वह उन्हें मार डालता। फिर वह जादुई जानवर के शरीर से जानवर के कोर को निकालेगा और उसे संग्रहित करेगा और लिटिल येलो को उन्हें अवशोषित करने देगा और जब भी उसे किसी तीसरे रैंक या उससे ऊपर के जादुई जानवर का सामना करना पड़ेगा तो वह हमेशा उनसे बच जाएगा। मजबूत जादुई जानवरों की आभा के कारण यहाँ कोई सामान्य जीव और प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर नहीं थे। जब शाम होने वाली थी तो वह आखिरकार कोहरे की दीवार को पार कर गया और फिर जंगल के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बूम! जब वह क्लाउड स्मोक जंगल से बाहर निकलने वाला था तो उसने एक निश्चित दिशा से एक जोरदार विस्फोट सुना। ये जियाओ अपने रास्ते पर रुक गया और कुछ देर झिझकने के बाद उसने उसे ढूंढने का फैसला किया और उस दिशा की ओर भागा। अपने रास्ते में वह चेन जियांग, जू किंग, फैंग लिन, लूली और कई अन्य प्रतिभागियों से मिले लेकिन उन्होंने लिन हाओ को नहीं देखा। अन्य सभी प्रतिभागियों ने भी उसे देखा लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस दिशा की ओर बढ़ते रहे जहां से विस्फोट की आवाज आई थी। केवल चेन जियांग ने ये जियाओ को देखने के बाद उसकी आंखों में नफरत भरी दृष्टि से देखा। जब वे विस्फोट स्थल पर पहुंचे तो देखा कि 50 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया था। चाहे पेड़ हो, घास हो या कोई जादुई जानवर, वहां कुछ भी नहीं था। केवल 2 आकृतियां मौजूद थीं और आकाश में एक दूसरे से लड़ रही थीं। देखो, वे हवा में उड़ रहे हैं। वे मार्शल किंग रियलम विशेषज्ञ हैं। नहीं, वे मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। आपको कैसे मालूम? उनकी भयानक युद्ध शक्ति को देखो। यहां सब कुछ नष्ट हो गया है। मैंने एक बार 2 शीर्ष मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच लड़ाई देखी थी, लेकिन वे उन दोनों के समान शक्तिशाली नहीं थे। स्पष्ट रूप से वे मार्शल किंग क्षेत्र से ऊपर के कृषक हैं। यह क्या करता है मतलब? इसका मतलब है कि वे मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। ओह, तो यह ऐसा ही है। हाँ, लेकिन वे क्यों लड़ रहे हैं? आपने मुझसे पूछा, मैं किससे पूछूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़ाई क्यों हो रही है? वहां उपस्थित प्रतिभागी उन दोनों विशेषज्ञों के बारे में बात करने लगे जो लड़ रहे थे। अध्याय 70, लिंगवू देश। ये जियाओ ने भी 2 विशेषज्ञों को देखा। एक थोड़ा मोटा आदमी था जिसके हाथ में ब्लेड था और दूसरा कंकाल जैसा दिख रहा था। वह बहुत पतला था लेकिन उसकी आंखों में बुरी रोशनी भरी हुई थी। अरे, क्या आप जानते हैं वे कौन हैं?
ये जियाओ के कानों के पास एक युवक की आवाज सुनाई दी। ये जियाओ ने मुड़कर देखा और देखा कि यह 16 या 17 साल का एक युवक था। ये जियाओ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। शायद वे 5 महान संप्रदायों के 2 संप्रदाय नेता हैं। नहीं, वे नहीं हैं। मैं हमारे एजियो ड्रैगन देश के प्रत्येक मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को जानता हूं। हमारे एजियो ड्रैगन देश में केवल 7 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। उनमें से 5 महान संप्रदायों से हैं और उनमें से 2 हैं शाही परिवार से हैं। शाही परिवार में वर्तमान सम्राट मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक है और दूसरा शाही परिवार का पूर्वज है। चाहे कोई भी हो, सभी में एक बात समान है और वह है सभी मार्शल सम्राट क्षेत्र के केवल प्रथम चरण के मार्शल आर्टिस्ट हैं। लेकिन इन दोनों की लड़ने की क्षमता को देखते हुए वे कम से कम मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे चरण में हैं। उस युवक ने कहा, आप कैसे जानते हैं कि ये 2 लोग मार्शल सम्राट क्षेत्र के कम से कम तीसरे चरण के मार्शल कलाकार हैं? आप केवल क्यूई संघनन क्षेत्र के कृषक हैं। आपके पास निश्चित रूप से इन 2 विशेषज्ञों के माध्यम से देखने की क्षमता नहीं थी। ये जियो ने संदेह से पूछा। ओह, यह हे, बेशक मैं उनके आर पार नहीं देख सकता। मैं इस बारे में निश्चित हूं क्योंकि उस युवक ने यहीं तक कहा और रुका और फिर कहना जारी रखा, क्योंकि मेरे दादाजी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, मार्शल सम्राट क्षेत्र। ये जियाओ ने उसे अजीब नजरों से देखा। उस युवक ने उससे जो कहा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। यदि उनके दादा वास्तव में एक मार्शल सम्राट रियलम मार्शल आर्टिस्ट होते तो वे यहां प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते? अरे, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? उस युवक ने भी ये जियाओ की अजीब अभिव्यक्ति देखी और हंसा। मैं आपको बता दूं, प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के संप्रदाय गुरु मेरे दादा हैं। मेरा नाम वेन जियांग है। बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, आखिरकार हर किसी ने एक बार भी नहीं देखा है। आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपने मुझे जाना, वेन जियांग। वेन जियांग गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ हंसे। यदि आप वास्तव में वही हैं जो आप मुझे बता रहे हैं कि आप कौन हैं, तो आप यहाँ क्यों हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? ये जियाओ ने उसे संदेह से देखा। हे, मैं संप्रदाय से चुपचाप बाहर आ गया हूं। मैं शायद ही कभी संप्रदाय से बाहर आता हूं। मेरे पिता और दादा ने मुझे कभी बाहर नहीं आने दिया। वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि जब मैं कम से कम ओरिजिन को रियलम मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा तभी वे ऐसा करेंगे, मुझे बाहर जाने की अनुमति दो। तो तुम बस इसीलिए वहां से चुपचाप निकल आए? हे, मैं बस कुछ मजा करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि हम यहाँ इन 2 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का सामना करेंगे? हाँ, ये सही है। आकाश में 2 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बहुत तीव्रता से लड़ रहे थे। जब वे लड़े तो जो सदमे की लहर निकल रही थी वह एक विध्वंसक की तरह थी जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। झांग क्विंग, क्या तुम सच में मेरे साथ मौत तक लड़ना चाहते हो? अगर यह जारी रहा तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। बोशी, मैंने पहले ही कहा था, मुझे वह चीज दे दो और मैं लड़ना बंद कर दूंगा, अन्यथा आज भले ही मैं यहां मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आप पागल हैं। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? 2 आकृतियां जो आपस में लड़ रही थीं, लड़ते लड़ते आपस में बातें करने लगी जिससे सभी को अंदाजा हो गया कि वे कौन हैं। मोटे आदमी का नाम झांग किंग था और कंकाल वाले आदमी का नाम बोशी था। वे किसी प्रकार के खजाने के कारण इतनी तीव्रता से लड़ रहे थे। झांग क्विंग ने अपने ब्लेड से कंकालनुमा आदमी बोशी की ओर वार किया। बोशी चकमा देकर किनारे की ओर गया और अपनी हथेली से हमला किया। वह हथेली झांग क्विंग के कंधे से टकराए और वहां से चटकने की आवाज आई। उनका कंधा खिसक गया और दरार भी आ गई। झांग क्विंग को पीछे की ओर फेंक दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसे हथेली के प्रहार से वापस फेंका गया, वह भी फिर से फिसल गया। बोशी की आंखें डर से चमक उठीं। उसने जल्दी से फिर से चकमा दिया, लेकिन फिर भी कट उसकी उंगलियों पर लगा और उसकी 2 उंगलियां कट गईं। आह! रुको रुको, मैं तुम्हें वह चीज दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उसका आधा हिस्सा देना होगा। बोशी जोर से चिल्लाया। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यहीं बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा।
झांग क्विंग, जिसे पीछे फेंक दिया गया था, बोशी के पास आकर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसी क्षण उसने बोशी को सुना। वह रुका और बोला, वह चीज ऐसी है जिसे पाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुमने ही उसे मुझसे चुराया था। मैं तुम्हें उसका एक अंश भी नहीं दूंगा। या तो आप मुझे इसका आधा हिस्सा दे दे या फिर सच में मौत से लड़ें। मैं डरता नहीं हूं। आओ, मेरे पास आओ। बो शी भी गुस्से में चिल्लाया और वह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर झांग क्विंग थोड़ा झिझका और फिर बोला, ठीक है ठीक है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें इसका आधा हिस्सा नहीं दूंगा, लेकिन चलो दोनों एक कदम पीछे हट जाते हैं। मैं इसका 30% दूंगा। नहीं, 50%, 35% और बस इतना ही। नहीं, मैं कम से कम 40% लूंगा, और यदि आप तैयार नहीं हैं तो चलो लड़ते हैं और लड़ाई को ये तय करने दें कि वह चीज कौन प्राप्त करेगा। ठीक है 40%। मैं तुम्हें उतना ही दूंगा। अब मुझे वह चीज वापस दे दो। अभी नहीं, पहले हम लिंगवू देश लौटेंगे और फिर हम इसे डिवाइस करेंगे। ठीक है, चलो पहले वहीं लौटते हैं। जब उनकी बातचीत समाप्त हुई तो उन्होंने नीचे देखा ही नहीं और उड़ गए। लिंगवू देश। ये जियाओ ये जानकर हैरान रह गए कि वे मार्शल सम्राट एजियो ड्रैगन देश से नहीं थे। वे एक अलग देश से थे जिसे लिंगवू देश के नाम से जाना जाता था। आप नहीं जानते, लिंगवू देश ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। हमारा एजियो ड्रैगन देश ग्रैंड जिया साम्राज्य के सबसे छोटे देशों में से एक है। वेन जियांग ने कहा। आप ग्रैंड जिया साम्राज्य के बारे में कैसे जानते हैं? ये जियो ने पूछा। जहां तक वह जानता है, एजियो ड्रैगन कंट्री के पहले पीक मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ म्यूचेन द्वारा छोड़े गए पत्र से पता चलता है कि एजियो ड्रैगन काउंटी में कोई भी ग्रैंड जिया साम्राज्य के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है। ओह, यह आप नहीं जानते। वेन जियांग ने ये जियो को अजीब तरह से देखा और फिर कहा, ग्रैंड जिया साम्राज्य हर 10 साल में अपने अंतर्गत आने वाले सभी देशों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करता है, और चैंपियन के साथ साथ शीर्ष 10 को भी शाही खजाने में प्रवेश करने और किसी एक को चुनने की योग्यता मिल सकती है। वहां से बात। तो यह ऐसा ही है। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड जिया साम्राज्य द्वारा आयोजित अगली प्रतियोगिता में कितना समय है? ज्यादा देर नहीं, ये 2 साल में फिर से आयोजित किया जाएगा। वेन जियांग ने उत्तर दिया। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और अन्य प्रतिभागियों की ओर देखा जो यहां से जा रहे थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और सभी लोग वापस जा रहे थे। अरे भाई, मैं भी जा रहा हूं। चलो भविष्य में फिर मिलेंगे। वेन जियांग ने भी ये जियाओ को विदाई दी और चले गए। ये जियाओ ने भी इधर उधर देखा और देखा कि यहाँ एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। वह भी वापस चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह वापस चलने वाला था, उसके कंधे के पास एक पीली फ्लैश चमकी और पलक झपकते ही ये जियाओ से 20 मीटर दूर दिखाई दिया। लिटिल येलो, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ, हमें जाना होगा। ये जियाओ चिल्लाया और लिटिल येलो की ओर भागा। छी छी। जब वह वहां पहुंचा तो लिटिल येलो ने उसके सामने जमीन पर पड़ी किसी चीज की ओर इशारा किया। ये जियाओ ने वहां देखा और एक लाल पदार्थ देखा जो हल्की लाल रोशनी से टिमटिमा रहा था। क्या आप जानते हैं कि यह चीज क्या है? ये जियो ने पूछा। छी छी। लिटिल येलो ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उस लाल पदार्थ को उठाया और फिर उसका आधे से ज्यादा हिस्सा निगल लिया। उस पदार्थ का बड़ा आधा हिस्सा निगलने के बाद उसने बचा हुआ ये जियाओ को दे दिया। ये जियो ने इसे लिटिल येलो से लिया और जब उसने इसे छुआ तो उसे लगा कि यह जेली जैसा है। उसने कुछ देर तक उसे देखा, थोड़ा झिझका और उसे निगल लिया। जैसे ही उसने उस जेली जैसी चीज को निगला, उसे अपने पेट में एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह विस्फोट करने वाला हो। वह जल्दी से बैठ गया और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित करना शुरू कर दिया।